हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। संस्कृत साहित्य जगत की अपन बात कर रहे थे और जिसमें काव्य शास्त्र में हमने काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, ध्वन्यालोक है, उनकी बात हमने पिछली क्लासों में की थी। अब चलते हैं अपन भाषा विज्ञान की तरफ। भाषा विज्ञान जो है वह भाषा संबंधी जो विशिष्ट विज्ञान है उसी का नाम जो है वह भाषा विज्ञान है। सबसे पहली बात करें कि भाषा जो है ये भाषा क्या कहलाती है, तो भाषा जो शब्द है वह भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। भाषा शब्द जो है वह किस धातु से निष्पन्न हुआ है, तो भाषा शब्द जो है वह भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। क्लियर। भाषा वह साधन कहलाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावों का विनिमय करता है। क्लियर। भाषा किसको कहते हैं, तो भाषा के लिए कहा गया है वह साधन जिसके माध्यम से व्यक्ति परस्पर भावों तथा विचारों का विनिमय करते हैं। विनिमय करते हैं वह भाषा कहलाती है। आज संसार के समस्त प्राणियों में जो मनुष्य है वह मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण क्या है? मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण यही है कि वह अपने भावों और विचारों का परस्पर अपनी वाक तंत्र या वाक शक्ति के द्वारा उस भावों और विचारों का विनिमय माने आदान प्रदान करते हैं। अपने भावों और विचारों को दूसरे माने जो श्रोता है वहां तक वह अपनी वक्तृत्व शक्ति के द्वारा, वाक शक्ति के द्वारा वह उस तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो मनुष्य है उस मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। क्लियर। तो भाषा शब्द जो है वह भाष धातु से निष्पन्न हुआ है और उस सिंपल सी भाषा का जो काम है वह अपने विचारों का आदान प्रदान करना परस्पर, यही उसका काम है। इसकी डेफिनेशन जब पढ़ते हैं हम तो एक डेफिनेशन जो फेमस है, जिन यादृच्छिक, दूसरी परिभाषा एक और देखते हैं, जिन यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में रूढ़ ध्वनि संकेतों के द्वारा व्यक्ति परस्पर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। वह भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है। सिंपल सी ये जो भाषा की डेफिनेशन है वो भाषा की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। और सिंपल से अगर आपसे पूछ भी लेता है कोई भी तो भाषा क्या है, तो आपको पता है कि भाषा जो विचार विनिमय का एक साधन है। क्लियर। दूसरी बात, अब भाषा विज्ञान में क्वेश्चन क्या आते हैं, तो क्वेश्चन जो है वह सिंपल से भाषा की जो
मूलभूत कह सकते हैं कि उसके मूलभूत महत्व जो वैशिष्ट्य हैं कि भाषा कैसी है, भाषा पैतृक है या भाषा अर्जित है, भाषा सामाजिक है, सांस्कृतिक है, या किस तरह का उसका गुण होता है या स्वभाव होती है, प्रकृति होती है, इस तरह के कोई क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव के रूप में कूट के रूप में जो है वह पूछे जाते हैं। अपन जो भाषा संबंधी मूलभूत कुछ बातें हैं उसको भी देखते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि भाषा के विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, भाषा के विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, वह मोस्ट ऑफ परीक्षा में पूछा जाता है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा भाषा संबंधी क्या क्या परिभाषा दी है। तो उन विद्वानों के भाषा संबंधी जो परिभाषाएं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेटो हैं उन्होंने भाषा की परिभाषा दी है, विचार आत्मा की मूल अध्वन्यात्मक बातचीत है, परंतु जब वही ध्वन्यात्मक होकर के होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहा है। ये जो प्लेटो है इन्होंने कहा है कि विचार जो है वह वास्तव में जब विचार हमारे तक है ना, तब वह अध्वन्यात्मक रूप में होते हैं, और जब वही विचार ध्वनि रूप में परिवर्तित होकर के हमारे होठों के द्वारा जब बाहर प्रेषित होते हैं, प्रकट होते हैं, तब उसे जो है वह भाषा कहा है। किसने कहा है ये? तो ये प्लेटो ने कहा है। इस परिभाषा को एज इट इज आपको याद कर लेना है। विद्वान का नाम जो है वह क्या है? प्लेटो है, जो कि पाश्चात्य दार्शनिक है। इसके बाद स्वीट महोदय जो हैं इन्होंने परिभाषा दी है, और ये परिभाषा जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। क्लियर? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, और ये जो परिभाषा दी है वह स्वीट ने दी है। ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, और ये जो परिभाषा दी है वह स्वीट ने दी है। फिर है एएच गॉर्डिनर। एएच गॉर्डिनर ने जो परिभाषा दी है वह है विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। कुल मिला करके सभी विद्वानों ने घुमा फिरा करके एक ही बात कही है, और वह सिंपल सी अगर डेफिनेशन अपन देखें तो ध्वनि उन यादृच्छिक ध्वनि संकेतों का एक साधन है या स्वरूप है या रूप है जिनके माध्यम से व्यक्ति जो है वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और उसी चीज को विभिन्न विद्वानों ने घुमा फिरा करके कही है। लेकिन अपन को विभिन्न विद्वानों ने जिस प्रकार से डेफिनेशन को दिया है उसी डेफिनेशन को अपन को एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि ये चीज जो है वो परीक्षा में पूछी जाती है। क्लियर? तो ये एच.ए. गॉर्डिनर जो है उनकी परिभाषा हो गई। इसके बाद भाषा विज्ञान के भारतीय दार्शनिक जो हैं, एक तो भोलानाथ तिवारी और बाबूराम सक्सेना, इन दोनों का नाम जब भी भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो इन दोनों का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, और इसका रीजन ये है कि भारतीय दार्शनिकों में जो भाषा संबंधी जो भाषा विज्ञान में जिनका नाम है वह एक तो है भोलानाथ तिवारी और एक बाबूराम सक्सेना, और इनकी डेफिनेशन जो है वह परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। भाषा जो है वह क्या है? तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा कहलाती है। और इसको कहने वाले कौन है? भोलानाथ तिवारी। क्लियर? आगे हैं बाबूराम सक्सेना। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय को करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहा गया है। उसको समष्टि रूप से क्या कहा गया है? भाषा कहा गया है। और ये जो बात है वही कह सकते हैं कि बाबूराम सक्सेना जो हैं, उन बाबूराम सक्सेना ने ये भाषा की परिभाषा को दिया था। ठीक है, अब भाषा संबंधी जो मूलभूत कुछ बातें हैं उन बातों की अपन बात करते हैं। या भाषा की प्रकृति। ठीक है, भाषा की प्रकृति या भाषा के गुण कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने अभी पढ़ा था वह ये था कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। क्या है? भाषा विचार
विनिमय का साधन है। याद रखना, ये यहां से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाषा जो है भाषा अर्जित होती है, यह पैतृक नहीं होती। ठीक है, जो भाषा होती है वह अर्जित है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं, इसके बाद समाज परिवार यहां पर आकर के उसको हम अर्जित करते हैं, वह पैतृक नहीं होती, अर्थात वंशानुक्रम के द्वारा वह भाषा जो है वह हमें नहीं मिलती है, भाषा अर्जित की जाती है। भाषा निश्चित प्रयत्नों के द्वारा भाषा निश्चित प्रयत्नों के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारणावयवों से निःसृत ध्वनि समष्टि है। ठीक है, भाषा निश्चित प्रयत्नों के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयव आपको पता ही है। उच्चारण अवयव जो हमारा कह सकते हैं उच्चारण तंत्र है, वाक तंत्र है, जिसमें जिह्वा आ सकती है, कंठ आ सकता है, मूर्धा हो सकती है। तो उन उच्चारण अवयवों से निःसृत निकलने वाली जो ध्वनि की समष्टि है, उस ध्वनि की समष्टि का जो नाम है वही भाषा है। क्लियर? चलिए अगला है, वह है भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्थित संरचना है। ये भाषा की जो है वो प्रकृति बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वह परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में, विकल्पों के रूप में सत्य कथन है भाषा संबंधी या असत्य कथन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा का नेचर क्या है, भाषा को किस किस का नाम भाषा है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तब हम वहां पर कंफ्यूज नहीं हो। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्थित संरचना है। ठीक है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से ही जो है वह भाषा का निर्माण होता है। इसके बाद जो है वह है पांचवा जो इसकी प्रकृति है वह है भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है। ठीक है, समाज विशेष में होता है तथा वहीं पर वह बोली जाती है। भाषा जो है, उस भाषा का जो प्रयोग है वह समाज विशेष में होगा, और उस समाज विशेष में ही वह भाषा जो है वह बोली जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के शब्द एवं रूप सीमित होते हैं।
भाषा के शब्द एवं रूप सीमित होते हैं, परंतु उनका प्रयोग वाक्यों में असीमित प्रकार से किया जाता है। क्लियर? भाषा के जो शब्दों और उस भाषा के शब्दों के रूप जो है वह सीमित हैं, लेकिन वही शब्द जो है उनका वाक्यों में जो प्रयोग है वह असीमित प्रकार से किया जाता है। जैसे एक शब्द है वह कमल, तो उस कमल का जो शब्द है, इस कमल का अर्थ जो है वह हो गया फूल, लेकिन जब इस कमल शब्द को एक स्वतंत्र रूप में देखें तो इसका मतलब होता है फूल, लेकिन जब इसी कमल को वाक्यों के रूप में प्रयोग करेंगे तो इस कमल शब्द को असीमित प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भाषा के जो शब्द और उसके जो रूप हैं वह तो सीमित हैं, लेकिन उसको आवश्यकता के अनुसार जब हम उसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो उसका वाक्यों में प्रयोग असीमित प्रकार से हो सकता है। क्लियर? अगली बात है मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है। परंतु मानव भाषा परिवर्तनशील होती है। देखिए, परिवर्तनशीलता जो है वह भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं गुण हो या स्वभाव या प्रकृति होती है, क्योंकि अगर जो वक्त के साथ नहीं बदलता है वह नष्ट हो जाता है। तो मानवेतर माने मनुष्य से इतर जो पशु पक्षी इनकी जो भाषा है वह परिवर्तन उसमें कोई भी नहीं होता, परिवर्तनशील वह नहीं होती, लेकिन मानव भाषा जो मनुष्यों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उस भाषा की प्रकृति या स्वभाव जो है वह परिवर्तनशील होता है, उसमें नित्य नए परिवर्तन जो है वह होते रहते हैं। क्लियर? तो ये जो है वह यही बात कही जा रही है। भाषा की सत्ता मानसिक होती है। याद रखना, भाषा की सत्ता कैसी होती है? तो भाषा की सत्ता जो है वह मानसिक होती है। इसके बाद है भाषा अमूर्त तथा अमूर्त एवं सामाजिक होती है। भाषा अमूर्त एवं सामाजिक होती है, ये इंपॉर्टेंट है। भाषा कैसी होती है? तो भाषा जो है वह अमूर्त होती है। क्लियर? तो ये जो है वह भाषा की प्रकृति जो है, भाषा का स्वभाव है या भाषा के जो लक्षण है वह किस प्रकार के होते हैं उसकी बात हमने कही है। ठीक है, अब अपन चलते हैं भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों की तरफ। कहां चलते हैं? भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। उस भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके विषय में जब विद्वान विचार करते हैं तब दो मार्गों का प्रवर्तन होता है। एक तो मार्ग है वह मार्ग है परोक्ष मार्ग, और दूसरा मार्ग जो है वह है प्रत्यक्ष मार्ग। क्लियर? चलिए, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत जो कि हमारे सिलेबस में है, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत।
चलिए, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों की जब भी बात करते हैं तब दो मार्गों के आधार पर जो है वह उस भाषा उत्पत्ति पर विचार किया जाता है। पहला जो मार्ग है उसका नाम है परोक्ष मार्ग, और दूसरा जो प्रकार है वह है प्रत्यक्ष मार्ग। पहले मार्ग का नाम क्या है? परोक्ष मार्ग। दूसरा जो मार्ग है वह प्रत्यक्ष मार्ग। इस मार्ग के आधार पर भाषा के उत्पत्ति या भाषा के स्वभाव के बारे में जो है वह निर्णय लिया जाता है। तो परोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? तो परोक्ष मार्ग कहते हैं, वह कहते हैं भाषा का वर्तमान अवस्था या वर्तमान स्वरूप, है ना। परोक्ष मार्ग कहते हैं भाषा का वर्तमान स्वरूप या वर्तमान अवस्था के आधार पर उसके उत्पत्ति अवस्था, है ना, आदिम अवस्था का अनुमान लगाना, वह कहलाता है परोक्ष मार्ग। क्या कहलाता है? परोक्ष मार्ग। क्लियर? परोक्ष मार्ग का मतलब होता है जैसी भाषा वर्तमान में जिस अवस्था में है उस वर्तमान अवस्था के आधार पर, वर्तमान अवस्था में उसका जो प्रकृति है, उसके जो स्वरूप है, उसके आधार पर वह भाषा अपनी उत्पत्ति के समय, अपनी आदिम अवस्था के समय, अपनी प्रारंभिक अवस्था के समय किस तरह की थी उसका आधार, उसका अनुमान लगाना, वह कहलाता है परोक्ष मार्ग। क्या कहलाता है? परोक्ष मार्ग। इसको लिख लीजिए। किसी भी भाषा का वर्तमान स्वरूप या अवस्था या प्रकृति के आधार पर उसकी उत्पत्ति अवस्था या आदिम काल का अनुमान लगाना वह परोक्ष मार्ग है। वह परोक्ष मार्ग है। क्लियर? किसी भी भाषा का वर्तमान स्वरूप या उसकी अवस्था या प्रकृति के आधार पर उसकी उत्पत्ति अवस्था या आदिम काल का अनुमान लगाना, है ना, कि वर्तमान में यह इस स्वरूप में है तो इसकी जब प्रारंभिक अवस्था हुई होगी, इसका जन्म हुआ होगा, या आदिम काल में जब यह भाषा रही होगी तब उसका स्वरूप किस तरह का होगा, उसका अनुमान जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर लगाना, वह कहलाता है परोक्ष मार्ग। क्या कहलाता है? वह कहलाता है परोक्ष मार्ग। और यह जो परोक्ष मार्ग है, यह परोक्ष मार्ग तर्क संगत नहीं है। परोक्ष मार्ग जो है वह तर्क संगत नहीं है। क्यों तर्क संगत नहीं है? क्योंकि इसमें जो है वह हम देखें, एक तो बच्चों की भाषा, तीन चीजों को लेकर के अपन विचार करते हैं इस मार्ग के आधार पर। एक तो बच्चों की भाषा है, दूसरा है आदिम जातियों की भाषा, आदिम जातियों की भाषा, तीसरी जो बात है वह भाषा साहित्य जो है उसका इतिहास की बात करते हैं, है ना, आधुनिक भाषाओं का
इतिहास। चलिए, ये एक तो बच्चों की भाषा, आदिम जातियों की भाषा और आधुनिक भाषाओं का इतिहास, इन तीनों को जब परोक्ष मार्ग के अंतर्गत जब हम इस तीनों चीजों का इस परोक्ष मार्ग के अंदर विचार करते हैं, तब हम देखते हैं कि बच्चों की भाषा, जैसे वर्तमान अभी के बच्चों की भाषा को देखें और उसके वर्तमान के बच्चों की भाषा के आधार पर उस भाषा की आदिम अवस्था का अगर अनुमान लगाएं तो जो है वह परोक्ष मार्ग के अंतर्गत वह तर्कसंगत या न्याययुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चों की भाषा वर्तमान अवस्था में देखें तो उसके आधार पर उसका जो उत्पत्ति अवस्था होगी तब उसमें काफी चीज कुछ जो है वह परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों की जो भाषा वह नित्य परिवर्तित होती रहती है, तो उस नित्य परिवर्तित होने वाली जो बच्चों की भाषा है, उस बच्चों की भाषा के वर्तमान स्वरूप के आधार पर उसकी आदिम अवस्था या प्रारंभिक अवस्था का अनुमान जो है वह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये जो भाषा है वह नित्य परिवर्तन होती रहती है। दूसरी जो है आदिम जातियों की भाषा, आदिम जाति इनकी जो भाषाएं हैं इनमें जो परिवर्तन है वह सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि आदिम जातियों में बहुत परिवर्तन हुआ है, इन जातियों में परिवर्तन हुआ, इन जातियों की भाषाएं जो थी उनमें भी परिवर्तन हुए हैं। तो वर्तमान आदिम जातियों की जो भाषाएं हैं, उन आदिम जातियों की वर्तमान भाषाओं के आधार पर उनकी प्रारंभिक अवस्था का अनुमान लगाया नहीं जाता, क्योंकि उनमें उनकी जातियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और इतना परिवर्तन आने के कारण उनकी भाषाओं में भी परिवर्तन आएगा। तो वर्तमान उसके स्वरूप के आधार पर उनके आदिम अवस्था या प्रारंभिक अवस्था की भाषा का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। और आधुनिक भाषाओं का इतिहास जो है वह भी बहुत परिवर्तन हुआ है, और आधुनिक वर्तमान भाषा के इतिहास के आधार पर हम प्राचीन भाषा के इतिहास का अगर अनुमान लगाते हैं तो वह अनुमान भी तर्कसंगत नहीं बैठता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि भाषा के वर्तमान स्वरूप के आधार पर उसकी प्रारंभिक अवस्था, उसकी आदिम अवस्था या उसके उत्पत्ति समय का उसका जो स्वरूप होगा, अगर उसका अनुमान लगाया जाता है तो वह परोक्ष मार्ग के अंतर्गत लगाया जाता है और वह अनुमान जो है वह तर्कसंगत नहीं रहता है। और हमने यहां पर तीन जो चीजें हैं, बच्चों की भाषा को, आदिम जातियों की भाषा और आधुनिक भाषाओं का इतिहास, हमने इन तीनों को परोक्ष मार्ग के अंतर्गत इनके वर्तमान स्वरूप के आधार पर अगर हम इसके प्रारंभिक अवस्था का अनुमान करें तो वह न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो है वह कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार जो है वह बहुत अत्यंत परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन को हम जो है वह उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो है वह परोक्ष मार्ग हो गया। तो परोक्ष मार्ग तर्कसंगत, न्याय युक्त नहीं होने के कारण परोक्ष मार्ग की चर्चा ज्यादा कहीं हुई नहीं है। अब दूसरा जो मार्ग है, उस दूसरे मार्ग का नाम है वह है प्रत्यक्ष मार्ग। और प्रत्यक्ष जो मार्ग है, उस प्रत्यक्ष मार्ग के आधार पर ही ध्वनि के सिद्धांतों का वर्णन हुआ है या ध्वनि के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। प्रत्यक्ष मार्ग किसको कहते हैं? तो प्रत्यक्ष मार्ग कहते हैं कि जहां पर भाषा के आदिम काल अथवा प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान स्वरूप के आधार पर, जहां पर भाषा के आदिम काल या प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान स्वरूप के आधार पर उसकी उत्पत्ति का निर्णय लिया जाता है,
उसकी उत्पत्ति का निर्णय लिया जाता है, उस मार्ग को प्रत्यक्ष मार्ग कहते हैं। उस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मार्ग कहते हैं। क्लियर? प्रत्यक्ष मार्ग में भाषा का जो प्रारंभिक आदिम काल था, वहां से उसका अध्ययन कर करके क्रमशः उसकी वर्तमान अवस्था जो है वहां पर तक उसका अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन के आधार पर उसकी उत्पत्ति का निर्णय लिया जाता है, या उसके स्वरूप का या उसके प्रकृति का निर्णय लिया जाता है, और इसी का जो नाम है वह प्रत्यक्ष मार्ग है। क्लियर? दोनों, एक तो हो गया प्रत्यक्ष मार्ग और दूसरा परोक्ष मार्ग। एक तो हो गया प्रत्यक्ष मार्ग, सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाएं तो एक तो हो गया प्रत्यक्ष मार्ग, दूसरा जो हो गया वह हो गया परोक्ष मार्ग। क्लियर? प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग, और प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग के आधार पर जो है वह भाषा का निर्णय किस प्रकार से करें उसकी बात हम यहां पर देखते हैं। प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग की अपन छोटे से डायग्राम के द्वारा बात करें तो देखिए, ये तो हो गई प्रारंभिक अवस्था, ये हो गई वर्तमान अवस्था। सेम डायग्राम यहां पर प्रारंभिक अवस्था, वर्तमान अवस्था। दोनों डेफिनेशनों को समझ लेते हैं। देखिए, दोनों मार्ग जो है वह ध्वनि के या भाषा की उत्पत्ति का निर्णय लेने के मार्ग हैं। प्रत्यक्ष मार्ग में जो है वह इस अवस्था को सबसे पहले समझा जाएगा। इस अवस्था को समझने के बाद उसका काल क्रमानुसार जिस प्रकार से भाषा में क्या क्या परिवर्तन हुए उसका अध्ययन किया जाएगा, और फिर वर्तमान अवस्था तक पहुंचा जाता है। ठीक है? फिर इस अंतिम में जो है वह वर्तमान अवस्था का ज्ञान या वर्तमान अवस्था को जाना जाता है, और उसके आधार पर जो है वह भाषा उत्पत्ति के नियमों का निरूपण किया जाता है। परोक्ष मार्ग के अनुसार सबसे पहले वर्तमान अवस्था का देखा जाता है। वर्तमान अवस्था को पढ़ने के बाद वर्तमान अवस्था में भाषा की प्रकृति, भाषा का स्वरूप, इसको देखने के बाद इसके आधार पर धीरे धीरे फिर इससे पूर्व में क्या स्वरूप था उसको देखा जाता है, और फिर इस प्रारंभिक अवस्था का जो है वह निर्णय या उसका अनुमान है वह लगाया जाता है। क्लियर? यहां पर प्रत्यक्ष मार्ग में इसके आधार पर इसका निर्णय होता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था के आधार पर उसका वर्तमान जो स्वरूप है वहां तक पहुंचा जाता है। परोक्ष मार्ग जो है, उस परोक्ष मार्ग में वर्तमान अवस्था जो है उसको पहले देखा जाता है, और इस वर्तमान अवस्था के आधार पर जो है वह इसका ज्ञान होता है या इसका अनुमान लगाया जाता है। और वर्तमान अवस्था के आधार पर प्रारंभिक अवस्था का अनुमान या उस प्रारंभिक अवस्था का कथन करना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वर्तमान अवस्था जो है भाषा की, उसमें वहां तक पहुंचने में जो भाषा है वह नित्य परिवर्तित होती रहती है। इसलिए उस भाषा में किस लेवल का परिवर्तन हुआ उसको हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए परोक्ष मार्ग जो है उस परोक्ष मार्ग को तर्कसंगत नहीं बताया गया है, और प्रत्यक्ष मार्ग के अनुसार ही भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों का निरूपण भी किया गया है। और भाषा उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत है, इंगित सिद्धांत है, अनुरणन सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है ना, ये सारे सिद्धांतों को हम जो है वह कंटिन्यू क्लासों के माध्यम से पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगले जो सिद्धांत हैं, देवीय सिद्धांत है, इंगित सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों को हम अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।